अभी कल ही हमने आपको मशहूर कलाकार इरफान खान की मृत्यु का समाचार दिया था। हमें लगा था आज सुबह जब हम उठेंगे तो आपके लिए जीवन और सकारात्मकता से भरपूर कोई समाचार ढूंढेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। आज कुछ अच्छी बात आपके साथ करेंगे, लेकिन अफसोस है कि हमें आज एक बार फिर एक और बड़े कलाकार की मृत्यु पर आपसे बात करनी होगी। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर की आज मृत्यु हो गई। यह समाचार अब तक आप सब तक पहुंच चुका होगा। दिन भर आप बहुत दुखी रहे होंगे। ऋषि कपूर 67 वर्ष के थे और वो भी इरफान खान की तरह ही कैंसर से पीड़ित थे। आज हम आपको ऋषि कपूर की शोक सभा में लेकर चलेंगे, लेकिन इस शोक सभा में आपको सिर्फ शोक नहीं मनाना है, बल्कि हम चाहेंगे कि आप ऋषि कपूर को उनकी अगली यात्रा के लिए खुशी खुशी विदा कीजिए। ऋषि कपूर का जाना दुखदाई जरूर है, लेकिन उनका जीवन और उनकी मृत्यु एक सच्चे कलाकार के संपूर्ण सफर की कहानी है और आज आपको भी इस सफल कहानी का हिस्सा बनना चाहिए और इससे आपको सीखना भी चाहिए। ऋषि कपूर अपने आखिरी समय तक एक सच्चे एंटरटेनर रहे, यानी वो जीवन भर लोगों का मनोरंजन करते रहे और उन्होंने अपनी इस कला का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। ऋषि कपूर के परिवार ने उनके निधन के बाद एक संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक ऋषि कपूर अपने आखिरी समय तक उन्हें हंसाते रहे और उनका मनोरंजन करते रहे। कहते हैं एक सच्चे कलाकार को आप उसकी मृत्यु के समय भी उसकी कला से दूर नहीं कर सकते। एक कलाकार की कला उसकी आत्मा बन जाती है और जीवन समाप्त होने के बाद भी कोई कलाकार अपनी कला के दम पर ही अमर बन जाता है। यह ऋषि कपूर के प्रति लोगों की दीवानगी थी कि वर्ष 1977 में जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी मशहूर फिल्म बॉबी का प्रसारण दूरदर्शन पर सिर्फ इसलिए किया था ताकि लोगों को इंदिरा गांधी के विरोधी जयप्रकाश नारायण की रैली में जाने से रोका जा सके। फिल्म बॉबी 1973 में रिलीज हुई थी। रैली के लिए जो समय निर्धारित किया गया था, ठीक उसी समय दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म का प्रसारण हुआ। तब मैं 5 साल का था, लेकिन ऋषि कपूर से मेरी मुलाकात पहली बार वर्ष 2013 में हुई, जब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू से पहले मैं ये सोच रहा था कि क्या किसी कलाकार के पास लोगों को मंत्रमुग्ध करने की इतनी क्षमता हो सकती है कि एक सरकार उसकी फिल्म का इस्तेमाल किसी बड़े नेता की रैली को विफल करने के लिए कर सके। लेकिन जब मैंने ऋषि साहब का ये इंटरव्यू किया, जब उनसे बातचीत की, तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए मेरे मन में जो श्रद्धा और सम्मान था वो कई गुना बढ़ गया। इस इंटरव्यू के बाद वो मुझे एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बहुत अच्छे लगने लगे। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे कलाकारों से मिलते हैं जिनको आपने स्क्रीन पर देखा होता है, फिल्मों में देखा होता है, लेकिन जब आप मिलते हैं उनसे तो कई बार आपको काफ़ी निराशा होती है, क्योंकि आपके मन में जो कल्पना होती है वो आप फिल्मी किरदार के हिसाब से कल्पना करते हैं उस शख्सियत के बारे में। लेकिन जब ऋषि कपूर से मिले तो जैसा उन्हें फिल्म के स्क्रीन पर पाया था, एक इंसान के तौर पर उससे कहीं बेहतर पाया। आज हमने 7 वर्ष पुराने इस इंटरव्यू के कुछ दिलचस्प हिस्से आपके लिए निकाले हैं। आज हम आपको ये इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब मैंने ये इंटरव्यू किया था तब ऋषि कपूर की उम्र 60 साल थी। उस दौरान उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही थी जिसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था। 60 साल की उम्र में लोग अक्सर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ऋषि कपूर 60 साल की उम्र में अभिनय की दूसरी पारी शुरू कर रहे थे, दोबारा से कमबैक कर रहे थे, जिसमें वो रोमांटिक हीरो वाली अपनी छवि को तोड़कर अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे नकारात्मक किरदार निभा रहे थे। यानी इस पड़ाव पर उन्होंने अपने जीवन के साथ बहुत प्रयोग किए, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। यानी आपका जीवन लोग तभी याद रखते हैं जब आप लोगों को अपने काम से चौंकाते हैं, उन्हें सरप्राइज करते हैं। अहंकार सब में होता है, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं करते और अक्सर विनम्रता का मुखौटा पहन लेते हैं। लेकिन ऋषि कपूर कहते थे कि अहंकार की भी अपनी एक अदा होती है। अब आप सोचिए, जिस प्रोफेशन में लोगों को सिर्फ अभिनय करना आता है और जहां लोग रील और रियल लाइफ दोनों में एक्टिंग करने के आदी हो जाते हैं, वहां इतनी सच्चाई के साथ ये बातें कहने वाला भला कितने लोग होंगे। ऋषि कपूर खुले दिल से बात करने वाले गिने चुने कलाकारों में से थे। जो उनके दिल में होता था वही उनकी जुबान पर होता था। इसलिए ऋषि साहब का ये इंटरव्यू मेरे लिए यादगार बन गया।
ऋषि कपूर को सुनना एक कलाकार की जीवन यात्रा का हिस्सा बन जाने जैसा है और आज आपको भी हमारे साथ इस यात्रा पर जरूर चलना चाहिए। उस इंटरव्यू के कुछ अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। वर्ष 2013 का ये इंटरव्यू है। नमस्कार, मैं हूं ऋषि कपूर। आप लगातार लोगों को हैरान कर रहे हैं, सरप्राइज कर रहे हैं। देखिए, कलाकार की हैसियत से ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको मैं सरप्राइज करूं, आपको चकित सा रहने दूं कि मैं ऐसे भूमिका करूं कि लोगों को शायद मुझसे वो उम्मीद ना करते हों। तो एज एन एक्टर मैं बड़ा खुश हूं कि मुझे ऐसे आज मौके मिल रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, जो कि मैंने नहीं किया। मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। पहले 25 साल जो मैंने लीडिंग मैन या चॉकलेट हीरो या रोमांटिक हीरो के जो ईरा मैंने गुजारा है, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा उसके बारे में। मैंने बहुत मज़े लिए, मैंने बहुत इन्जॉय किया मैंने से। लेकिन ये जो इस बार मैं जो भूमिकाएँ कर रहा हूँ और मुझे जो रोल्स मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग का कभी मौका ही नहीं मिला, कभी स्कोप ही नहीं मिला। तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियंसेस उसे पसंद करें। ऋषि जी, लोग कहते हैं कि जिंदगी जो है बहुत कम किस्मत वालों को 2 मौके देती है या 2 इनिंग्स देती है। आपके करियर को अगर हम देखें तो आपकी 2 पारियां दिखती हैं, एक फर्स्ट इनिंग्स फिर एक सेकंड इनिंग्स। फर्स्ट इनिंग्स जैसे आपने बताया कि आप बिल्कुल चॉकलेटी बॉय, लवर बॉय की भूमिका में आए, फिर सेकंड इनिंग शुरू हुई। तो मैं अगर उसको डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि पहली पारी जो थी वो आपकी प्यार वाली थी और दूसरी पारी जो है वो धमाके वाली है। अच्छा, आपने धमाका बोला, आपने नफरत नहीं कहा। नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं एक एक्टर हूं और एक एक्टर की हैसियत से मुझे हर रोल करना चाहिए। ये उम्र में आपको बहुत जल्दी सब कुछ हासिल हुआ। फर्स्ट इनिंग्स जब आप खेल रहे थे अपनी, तब बहुत जल्दी आपने हासिल कर लिया था, स्टारडम आपको बहुत जल्दी मिला। अभी भी आपको बहुत जवानी में ये दूसरी इनिंग्स खेलने को मिल रही है। आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? वेरी हैव यू गॉट योर ड्यू? एब्सोल्युटली। मैं जैसे ड्यू मतलब कि पहले मैं स्टार था, अब मुझे एक्टर रिकग्नाइज किया जा रहा है, क्योंकि मुझे जब मैं स्टार था मुझे वो रोल नहीं मिलते थे, मुझे अच्छे कैरेक्टर नहीं मिलते थे ना। हमारा वो यूजुअल हिंदी हीरो का जो होता है वही होता था, गाने गाना, पहाड़ियों में लड़की के साथ रोमांस करना, ऐसी पिक्चरें बनती थी मेरे साथ, कोई सब्जेक्ट तो बनते नहीं। अब टाइम बदल गए हैं, ऑडियंसेस चाहती हैं कि कुछ कहानियाँ हो, बने हटके पिक्चरें बने। जितनी भी पिक्चरें आप देख रहे हैं, अब रिलीज होनी देखिए, सब हटके पिक्चरें। तो इस बात की खुशी है कि ऐसी पिक्चरें बन रही हैं, हमारी ऑडियंसेस मैच्योर हो रही हैं, हमारी ऑडियंसेस चाहती हैं कि हर किस्म की पिक्चर बने, हर किस्म की पिक्चर के लिए ऑडियंस हो। जैसे कि हमारी मार्केट में अगर कपड़ा बिकता है तो हर किस्म का कपड़ा बिकता है, कॉटन बिकता है, सिल्क बिकता है, खादी बिकता है, रेयॉन बिकता है, हर किस्म। तो वैसे भी हर पिक्चर भी होनी चाहिए ऐसी किस्म, हर किस्म की पिक्चर आनी चाहिए। आप कभी अपने वो वाले रोल्स मिस करते हैं? नहीं, बहुत कर लिया भैया, माफ करो। अब नहीं होता अभी हमसे। अब रणबीर कर रहा है ना, रणबीर रोमांटिक हो गया अभी। ये बड़ी हैप्पी सिचुएशन है आपके लिए, किसी पिता के लिए और किसी पुत्र के लिए, दोनों के लिए, कि आपको रणबीर कपूर के पिता के तौर पर भी जाना जा सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मैंने एक दिन किसी को अच्छा कहा कि मुझे पता था कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं बहुत बड़े बेटे का बाप हूं। ये बड़ी हैप्पी सिचुएशन है। देखिए, बहुत अच्छी बात है किसी ने, मुझे पता था कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं बड़े बेटे का भी बाप हूं। एज एन एक्टर जो आपके अंदर बैठा है वो हमेशा कहेगा कि आपकी पहचान ये होनी चाहिए कि रणबीर कपूर आपका बेटा, ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर। लेकिन एक उल्टी सिचुएशन है जब लोग ये कहेंगे कि रणबीर कपूर फादर इज गोइंग। चलो, अच्छी बात है ना, वो तो बहुत फख्र की बात है। कौन बाप नहीं चाहता कि अपने बेटे के नाम से वो जाना जाए? आप तो बहुत खुशी होती। आप क्या चाहते हैं, कैसे जाने जाएं आप? मैं रणबीर कपूर का बाप हूं, ऐसा होना चाहिए। That gives you a satisfaction. Of course it gives. Which father would not feel the pride of it? Of course. आप जब अपने समकालीन कलाकारों के बारे में जब देखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन आपके समकालीन थे, विनोद खन्ना थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, उस वक्त एक बहुत टैलेंटेड एक्टर्स की एक ब्रीड उस वक्त आई थी। जब आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? देखिए, तो पहले तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसे कलाकारों के साथ काम किया। अभी तो बहुत आपने कम नाम लिए, लेकिन जितने कलाकारों के साथ मैंने काम किया, मेरी तो एक रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी रही, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी पिक्चर हमने साथ में बनाई, दोस्ती की हैसियत से, हम प्यार की हैसियत से। आज भी हम उतने ही वार्म से मिलते हैं, उतनी प्यार से मिलते हैं। आज हमारे बच्चे हो गए, आज हमारे बच्चे एक्टर बन गए, आज वो कलीग्स हो गए। तो कभी जब भी सोचता हूँ, जब मैं अभिषेक को देखता हूँ या अक्षय को देखता हूँ या जो भी मेरे सबके बच्चों और सबके बच्चों के साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, इस बात की भी बड़ी खुशी है मुझे। कई लोग ये भी कहते हैं आप बहुत एरोगेंट हैं। बिल्कुल, मेरे हर अदा में एरोगेंस है, मेरे प्यार करने की अदा में भी एरोगेंस है।
तो ये मेरा नेचर है, इट्स पार्ट ऑफ माई नेचर, आई कांट चेंज इट, बट आई डोंट हर्ट यू विद माई एरोगेंस। मैंने कई पेपर में बोला भी था कि मैं अगर किसी से बात करता हूँ, जो मेरा अगर घर में मेरा नौकर है, तो मैं से एरोगेंस से बात नहीं करता, मैं पूजा में अपनी एरोगेंस नहीं दिखाता, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से एरोगेंस से बात नहीं करता। मगर अगर मैं एरोगेंट हूँ तो एक वो मेरा नेचर है। मैं आई डोंट वांट टू बी रूड टू यू इंटेंशनली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे, आपका कोई इतनी जल्दी आखिरी सवाल? नहीं, आप अगर आप चलिए पूछिए। आपका कोई ड्रीम रोल जो आपको अभी तक सबसे अच्छा लगा हो, ये मुझे जो आप निभाना चाहते हैं? ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। ये जो लोग मीडिया पूछती है ड्रीम रोल, ये ड्रीम रोल होता क्या है? मुझे तो पता ही नहीं ड्रीम रोल क्या होता है। सिर्फ ड्रीम गर्ल पता है? हाँ, ड्रीम गर्ल पता है। नहीं रियली, कभी ड्रीम रोल तो मैं पता ही नहीं मुझे। मैं जब कहानी सुनता मैं बोलता यार ये अच्छा, ये कैरेक्टर अच्छा है, इसमें तो करना चाहिए। वो तो आते रहता है। ऐसा कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई फिल्म नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। और ये बात तो डेफिनेट है कि कोई किसी का काम किया हुआ पुरानी फिल्म की इमिटेशन या किसी की नकल वो नहीं करना चाहता मैं। ऐसा लोग नहीं बोले कि देखो यार ऋषि कपूर उसकी नकल कर रहा है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि मेरा इंडिविजुअल एज एक्टिंग स्टाइल हो या ना हो, बिकॉज मैं स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करता हूँ, नेचुरल एक्टर हूँ मैं। तो मैं किसी की नकल नहीं करता, मैं किसी की तोहमत मेरे पे नहीं लगाई कि आपने इंटेंशनली किसी की एक्टिंग आपने कॉपी की है, तो मेरा है ही नहीं। मैं किसी की नकल करना चाहता हूँ ना मेरा कोई ड्रीम रोल है। ऋषि जी, यू आर अ वेरी थिंकिंग एक्टर, जिम्मेदार नागरिक हैं आप इस देश के। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, एक एक्टर के अलावा एक देश के बहुत प्रोमिनेंट सिटीजन होने के नाते कभी देश के बारे में कभी कोई थॉट्स आपको आते हैं? कभी आपको लगता है कि आप कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? कभी आपका दिल मचलता हो किसी चीज को लेके? कभी आपको लगता हो कि कुछ चीज हम अपने देश में बदलें, कुछ किया जा सके, विच somebody like you can do? देखिए, बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप कह रहे हैं, दुख इस बात की थी। मैं अभी हाल ही में कल परसों ही अमेरिका से आया हूँ, और मैं ये जो आपने प्रश्न पूछा, इम्पोर्टेंट प्रश्न, मैं ये देखता हूँ कि ये मुल्क इतना तरक्की कर रहा है, कर चुका है, कर भी रहा है। हम में उनमें क्या फ़र्क है? हम देखते हैं कि हमारे में वो एक क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम में करप्शन बहुत बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत है हमारे बीच में। हमारे एक सिस्टम ही हो गया ये, और हम उसे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसे माफ़ भी कर देते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आदमी को एहसास नहीं कि कैसे हमको इस मुल्क के लिए हमको करना है। अगर मॉरली हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, और तो आई टेल यू, हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क वर्ल्ड में नहीं हो सकता। वी आर नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड। आज हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में हिंदुस्तानी है अमेरिका में। डॉक्टर बोल दीजिए, साइंटिस्ट बोलिए, कंप्यूटर साइंस में बोलिए, कहाँ जहाँ जाइए, और हर बड़े बड़े पोस्ट में हिंदुस्तानी है। वो क्यों अपने वतन से दूर रह के वहाँ काम कर रहे? वो क्यों नहीं अपने वतन आ सकते? आना चाहते, लेकिन हमारा सिस्टम गलत है। ये सिस्टम को बदलना है, वो मैं अकेला तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, किसी ने अगर 100 मील चलना है तो एक कदम तो आगे किसी ने बढ़ाना है। तो हमें सब मिलके ये सोचना करना है। मैं नहीं जानता, मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत छोटी है, मेरी तो हैसियत भी नहीं कुछ, लेकिन ये बात कह तो जरूर सकता हूँ कि जब मैं देखता हूँ दूसरे मुल्कों की तरक्की, तो मुझे इस बात का बहुत क्या बोलता हूँ, शेमफुल लगता है कि हमारे अगर करप्शन ना होता तो हमारी देश कहाँ की कहाँ होती। एक और खास बात है, जब ये इंटरव्यू करने के लिए मैं जा रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सावधान किया, ये कहकर कि ऋषि कपूर बहुत मूडी हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और अगर कई बार उन्हें आपकी कोई बात पसंद ना आए या आपका कोई सवाल पसंद ना आए तो वो तुरंत आपके सामने रिएक्ट कर देते हैं, इसलिए आप बहुत सावधानी से उनके साथ मिलिएगा। आपने नोट किया होगा, मैंने उनसे पूछा भी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आप बहुत घमंडी हैं, और उन्होंने उस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। लेकिन इस इंटरव्यू की जो सबसे बड़ी बात थी, जो खास बात थी, जिसको मैं कहूंगा कि ये उपलब्धि थी, वो ये कि इस पूरे इंटरव्यू को उन्होंने बहुत एंजॉय किया, और बहुत कम लोगों ने ऋषि कपूर को पूरे इंटरव्यू के दौरान इतना हंसते हुए और इतने अच्छे मूड में एंजॉय करते हुए, बातचीत करते हुए बहुत कम लोगों ने देखा है। और यही सबसे ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था उसके बाद कि ऋषि जी ने इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया। और आपने ये भी देखा होगा, जब मैंने उनसे कहा कि ये आखिरी सवाल है तो उन्होंने कहा अभी इतनी जल्दी आखिरी सवाल, अभी और पूछिए। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि ये एक्चुअली उनके साथ आखिरी सवाल हो जाएगा, और आज उनके मरने की खबर हम आपको इस तरह दे रहे होंगे।
आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सबको पूरी आज़ादी चाहिए। इस आज़ादी ने लोगों को बहुत सारे विकल्प दे दिए हैं। क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, क्या देखा जाए, क्या सुना जाए, ये तय करना आसान नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन ऋषि कपूर साहब की बातों को सुनना एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव था। वो जो भी बोलते थे लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, जो काम करते थे लोग उसे पसंद करते थे। लोगों को इंतजार रहता था कि ऋषि कपूर का अब अगला काम, अगली फिल्म कौन सी आने वाली है। इसलिए इस आज़ादी के दौर में जब आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, तब भी ऋषि कपूर लगातार एक बहुत ही अच्छा कंटेंट जनरेट करते रहे, बहुत अच्छी फिल्में करते रहे, बहुत अच्छा काम करते रहे और वो लगातार दुनिया को ये बताते रहे कि उनका कोई विकल्प हो नहीं सकता। जिस फिल्म की रिलीज के दौरान ऋषि कपूर ने मुझे ये इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर खुद दाऊद इब्राहिम ऋषि कपूर का फैन हुआ करता था। वर्ष 2016 में ऋषि कपूर के जीवन पर आधारित एक किताब आई थी जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। इस किताब की लेखिका हैं मीना अय्यर। उन्होंने इस किताब में एक जगह लिखा है कि 1993 के मुंबई धमाकों से पहले दाऊद इब्राहिम ने ऋषि कपूर को एक बार फोन करके उनकी एक्टिंग की तारीफ की थी, क्योंकि तब ऋषि कपूर ने एक रोमांटिक फिल्म में दाऊद नाम का एक किरदार निभाया था। लेकिन शायद तब ऋषि साहब को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो खुद दाऊद इब्राहिम का भी किरदार निभाएंगे। ऋषि कपूर जब फिल्मों में आए तब हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन की आंधी चल रही थी। एक्शन फिल्में बन रही थी लगातार एक के बाद एक। लेकिन ऋषि कपूर ने उस दौर में भी अपनी पहचान एक रोमांटिक हीरो की तौर पर बनाई। वो बहुत चार्मिंग थे, यानी वो लोगों को लुभाना जानते थे, अपने प्यार के जरिए लुभाना जानते थे। जिस दौर में अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता क्रोध, बदले की आग और संघर्ष की कहानियां पेश कर रहे थे, उस दौर में ऋषि कपूर ने अपनी एक अलग जगह बनाकर रखी। और ऋषि कपूर अपने स्टाइल में लोगों को रोमांस का पाठ पढ़ाते रहे, एक लवर बॉय का पाठ पढ़ाते रहे और उनकी हर फिल्म जो है वो एक अलग नजर आती थी उस दौर में भी। इसके बाद 1977 में एक और फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था, आपको भी याद होगा, अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म में अमर का किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था, अकबर का किरदार ऋषि कपूर ने और एंथनी का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था। अमर और अकबर दोनों ही इस दुनिया में अब नहीं हैं और सिर्फ एंथनी यानी अमिताभ बच्चन हमारे बीच में है। और मैं कहूँगा बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में है। हम बच्चन साहब की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और आज हिंदी सिनेमा की इस मशहूर तिगड़ी का जिक्र करते हुए हमें 2018 में आई अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की एक और फिल्म याद आ रही है। देखिए, ये कलाकार बहुत किस्मत वाले हैं कि जिंदगी ने इन्हें दोबारा सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका दिया। अमिताभ बच्चन को भी दिया और ऋषि कपूर को भी दिया। और एक जमाने में जब ये दोनों यंग हुआ करते थे, युवा हुआ करते थे, इन्होंने बहुत सारी फिल्में एक साथ की। लेकिन बाद में अपने एक अलग जब इनके एक किरदार ये निभाने लगे और उम्र के इस पड़ाव पर इन दोनों ने फिर से दोबारा एक साथ फिल्म की थी जिसका नाम था 102 नॉट आउट। और इसमें अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के पिता का किरदार निभाया था। उस समय भी ये दोनों लोग एक साथ आए थे और उन्होंने अपने दर्शकों को कुछ संदेश दिया था, वो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी हमने आपसे जिस किताब का, पुस्तक का जिक्र किया, उसमें एक और किस्सा आता है और वो किस्सा ये है कि 70 के दशक में सुपरस्टार राजेश खन्ना एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता से उतने परेशान नहीं थे, बल्कि वो ऋषि कपूर की लोकप्रियता से ज्यादा घबराते थे। ये वो जमाना था जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन उन्हें चुनौती दे रहे थे। कथित तौर पर वो ऐसा मानते थे कि रोमांटिक हीरो के तौर पर राजेश खन्ना यानी उनकी जगह सिर्फ ऋषि कपूर ले सकते हैं, क्योंकि एक तो ऋषि कपूर हैंडसम बहुत हैं और दूसरा वो राजेश खन्ना से 10 साल छोटे हैं, यानी उनके पास समय बहुत है। तो सोचिए, राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार भी अपने सामने जो चैलेंज देखता था, जो चुनौती देखता था, वो ऋषि कपूर को अपनी चुनौती मानते थे, अमिताभ बच्चन को नहीं। ऋषि कपूर ने अपना ये चार्म बरसों तक कायम रखा और जब उन्होंने रोमांटिक हीरो वाले किरदार करने बंद कर दिए तब उन्होंने खुद को नए दौर के सिनेमा के लिए तैयार किया। ये बात आप सबको ये सिखाती है कि समय के साथ साथ बदलते रहना चाहिए, नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और चाहे उम्र आपकी कितनी भी बढ़ जाए,
अपने आप को हमेशा नए बदलाव के लिए ओपन रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। ऋषि कपूर चुनौतियों से कभी नहीं घबराते थे, इसलिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी आखिरी दम तक उनके हौसले को तोड़ नहीं पाई। हमारे पास ऋषि कपूर का एक और वीडियो है। यह वीडियो इसी वर्ष के फरवरी महीने का है, इसी साल का, जब ऋषि कपूर दिल्ली में आए थे और बीमार हो गए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वीडियो में ऋषि कपूर को आप अस्पताल के बिस्तर पर देख सकते हैं और इस दौरान एक युवक उनके पास आकर उनकी ही एक फिल्म का गाना गा रहा है। यह युवक इसी अस्पताल का कर्मचारी है। इस वीडियो में कैंसर के खलनायक से लड़ते एक नायक की भावुक करने वाली तस्वीर है। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। ये वीडियो इसी साल फरवरी का है और अब हम अप्रैल में हैं और फरवरी में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही महीनों के बाद ऋषि कपूर नहीं रहेंगे। जिंदगी हमेशा ऐसे ही धोखा देकर जाती है और मृत्यु कभी भी लेट नहीं होती, हमेशा समय पर आती है। और एक बात और भी है, मृत्यु फिल्में नहीं देखती, इसलिए उसे आम इंसान में और किसी सुपरस्टार में फर्क करना नहीं आता। मृत्यु क्रिकेट के मैच नहीं देखती, फुटबॉल के मैच नहीं देखती, इसलिए वो ये भी फर्क नहीं कर पाती कि कौन बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार है और कौन आम इंसान है। और मृत्यु को ये भी नहीं पता होता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसकी क्या जाति है और किसका क्या धर्म है। वो हमेशा समय पर आ जाती है। इसलिए जीवन हमेशा धोखा देता है और मृत्यु हमेशा समय पर आती है, किसी को भी धोखा नहीं देती। यहां पर आपने एक बात और सुनी होगी और सारे जो युवा हैं जो हमें देख रहे हैं उन्हें ऋषि कपूर से एक बात सीखनी चाहिए जो वो कहकर गए हैं, वो ये कि हमेशा मेहनत करिए, परिश्रम के बिना आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। बहुत सारे जो युवा हैं जो स्टारडम चाहते हैं, जो बड़े स्टार बनना चाहते हैं खुद ऋषि कपूर की तरह, उनके लिए भी वो यही कहकर गए हैं कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, थोड़ी सी किस्मत और ढेर सारी मेहनत किसी को भी सफल बना सकती है। और यही ऋषि कपूर के जीवन का सार भी है, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा और काम के प्रति उनकी ईमानदारी में कभी कोई कमी नहीं आई। हालांकि वो बहुत सारे शॉर्टकट्स अपना सकते थे क्योंकि वो कपूर खानदान में पैदा हुए थे, बहुत बड़े फिल्मी खानदान में पैदा हुए। उनके पिता बहुत बड़े कलाकार थे और ऋषि कपूर चाहते तो कम मेहनत भी कर सकते थे, तब भी चल जाता। इस वीडियो में जो युवक आपको गाना गाते हुए दिखाई दे रहा है, आज हमने उस युवक को भी ढूंढ निकाला। उस युवक का नाम है धीरज कुमार सानू। आज हमने धीरज से बात की और इसने ऋषि कपूर के साथ अपनी मुलाकात को लेकर क्या कहा, यह भी आज हम आपको सुनवाना चाहते हैं। मैं जैसे ही गया, उन्होंने पूछा मेरा नाम, तो मैंने अपना नाम बताया उनको, धीरज कुमार सानू। तो वो हंस के बोले, वाह बेटा क्या नाम है तुम्हारा? धीरज कुमार सानू। कुमार सानू तो सिंगर हैं, तो आप मेरे फैन हो तो कोई आप भी गाते हो? मैंने कहा सर गाता तो नहीं हूँ, बस बचपन से मेरी चाह थी कि मैं सिंगर बनूं और आपसे मिलने की चाह थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा कोई सॉन्ग सुना दो, अगर तुम्हारा नाम कुमार सानू है तो कोई सॉन्ग सुना दो कुमार सानू जी का। मैंने कहा सर मैं आपको दीवाना मूवी का सॉन्ग सुनाता हूँ, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। तो मैंने सुनाया उनको, तो वो भावुक हो पड़े। अच्छा, भावुक होने के बाद उन्होंने मेरे को बोला, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम मेहनत करो, तरक्की करो, सफलता की राह पर चलते रहो हमेशा और अच्छाई का साथ दो, बेईमानी का साथ नहीं दो। और वो उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए थे मैम।
तो ये जो लड़का है ये हमेशा ऋषि कपूर की इन बातों को याद रखेगा और हम चाहते हैं कि आप सब भी इन बातों को हमेशा याद रखें, भूलें नहीं। कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है, ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर लोग एक दूसरे से बार बार मिलते हैं, टकरा जाते हैं। हालांकि अब ऋषि कपूर से हम कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ वर्ष पहले एक ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई थी जिससे मुझे एहसास हुआ कि दुनिया वाकई कितनी छोटी भी है और असली लोकप्रियता किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, उसके पैमाने क्या होते हैं। इस इंटरव्यू से करीब 1 वर्ष पहले मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में था। उस दौरान मैं जिस टैक्सी में सफ़र कर रहा था, उसी टैक्सी में मुझसे थोड़ी देर पहले ऋषि कपूर साहब और उनकी पत्नी नीतू कपूर ने यात्रा की थी और उस टैक्सी का ड्राइवर एक पाकिस्तानी था। और उस पाकिस्तानी ड्राइवर ने ही मुझे ये बताया कि कुछ देर पहले ऋषि कपूर उसकी टैक्सी में बैठे थे। इसका जिक्र जब मैंने ऋषि कपूर साहब से किया तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और ऐसे ही किस्से सुनाए। लेकिन न्यूयॉर्क में इतना दूर, भारत से इतना दूर, पाकिस्तान का जो ड्राइवर था वो ऋषि कपूर को मिलने के बाद इतना रोमांचित था, इतना खुश था, जिससे ये पता चलता है कि ऋषि कपूर की जो लोकप्रियता थी वो कितनी ज़बरदस्त थी। और यही बात मैंने ऋषि कपूर से, जब मुझे मौका मिला उस इंटरव्यू में, ये बात मैंने उनके साथ शेयर भी की थी। मैं लास्ट ईयर न्यूयॉर्क गया था, तो वहाँ मैं एक लीमो में बैठा, वो पाकिस्तानी आदमी चला रहा था। तो उसने मुझे बताया कि आप कहाँ से? मैंने कहा जी मैं इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो कहने लगा आज मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, सारे इंडिया के अच्छे अच्छे लोग मेरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो मेरे से ठीक पहले आप और नीतू जी उसकी गाड़ी में बैठ के गए थे मैसीज से। उसने कहा कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैंने उनको वहाँ से पिक किया था, फिर होटल छोड़ा और अभी थोड़ी देर पहले गए और उसने आपका शायद ऑटोग्राफ भी लिया था। पाकिस्तानी आदमी था, खुश हो रहा था। आपसे ये बताऊं, जितने टैक्सी ड्राइवर है, अगर 10 बार अगर गाड़ी में बैठा हूं तो 8 बार या 8.5 या 9 बार लोगों ने पैसे नहीं लिए। वो कभी इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, पैसे नहीं लिए मैंने। मैं बोलता हूँ रोंगटे खड़े हो गए मेरे। आप लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तानी ओके, इतना खुश होते हैं, इतना प्यार है उन्हें हमसे। ये जैसे हमने पिक्चर बनाई थी हिना, हमने कहा था हमारी जमीनें बटी हुई हैं, हमारे दिल नहीं बटे। हम अभी तक हमारा जो एकता है वो एक हम अभी भी हैं वैसे। कभी कोई टैक्सी ड्राइवर पैसा नहीं लेता, कोई अपने आप को इतना प्यार देते हैं, इतनी खुश होते हैं कि आपकी बोलते हैं कि हमने तो वही अपने बचपन से आपको पिक्चर में देख रहे हैं, आज आपको रूबरू यहाँ गाड़ी में देख लिया। अरे ये क्या होता है, आपको गाड़ी में बैठाने से क्या पैसे लेने आपसे लेंगे? नहीं, इट मूव्स यू नो, रियली वेरी टचिंग। तो ऋषि कपूर जैसे जो अभिनेता होते हैं वो कभी आउट नहीं होते, वो हमेशा नॉट आउट रहते हैं और ऋषि कपूर आज भी नॉट आउट हैं। आज ऋषि कपूर को अंतिम विदाई देने वालों में उनके परिवार के कुछ सदस्य और उनके कुछ करीबी मित्र ही शामिल थे, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों की वजह से ज़्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ऋषि कपूर एक बहुत बड़े स्टार थे, उनके करोड़ों चाहने वाले थे, लेकिन आज सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर कोई उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बन नहीं पाया। चाहते हुए भी लोग नहीं आ पाए। उनके करोड़ों फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ही श्रद्धांजलि दी। और हैरानी की बात यह है कि ऋषि कपूर को लोगों से घुलना मिलना बहुत पसंद था। वो अक्सर दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताते थे, पार्टी करते थे और लोग कहते हैं कि वो यारों के यार थे। लेकिन जिस ऋषि कपूर को सोशल होना इतना ज़्यादा पसंद था, आज उनकी अंतिम यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जीवन की ये बहुत बड़ी विडंबना है और विरोधाभास भी है कि यही ऋषि कपूर 3 वर्ष पहले इस बात पर बड़े नाराज हुए थे जब अभिनेता विनोद खन्ना के निधन पर कुछ बड़े फिल्म स्टार्स उनके अंतिम संस्कार के समय नहीं पहुंचे थे। जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, विनोद खन्ना के साथ ऋषि कपूर ने काम किया था फिल्मों में और उनकी बहुत मशहूर फिल्म है अमर अकबर एंथनी। ये अप्रैल 2017 के ट्वीट्स हैं जो अब हम आपको दिखा रहे हैं, पढ़कर बता रहे हैं, जिनमें ऋषि कपूर का गुस्सा आपको दिखाई देगा। तब उन्होंने लिखा था कि विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में आज की पीढ़ी का कोई भी बड़ा फिल्म स्टार नहीं आया, ये शर्मनाक बात है। और फिर उन्होंने आगे लिखा कि आजकल के तथाकथित स्टार्स पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब देखकर उन्होंने खुद के लिए भी तब ये कहा था कि जब उनकी मौत होगी तो उन्हें भी तैयार रहना चाहिए कि कोई उन्हें कंधा देने वाला नहीं होगा। ऋषि कपूर ने इन ट्वीट्स में यह भी बताया था कि एक दिन पहले फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे एक बड़े स्टार की पार्टी में दिखे थे, एक बड़े स्टार की पार्टी में गए थे।
लेकिन अगले दिन विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार के समय इनमें से बहुत सारे लोग नहीं आए। यानी ये जो फिल्मी दुनिया है ये भी बड़ी अजीब है। ये लोग पार्टीज में तो जाते हैं लेकिन किसी की अंतिम यात्रा में नहीं जाते। और कई बार कहते हैं कि इंसान जो कहता है वो कई बार सच हो जाता है। और आज सोचिए 3 साल पहले जो ऋषि कपूर ने बात कही थी वो मजबूरी में ही सही लेकिन सही हो गई। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऋषि कपूर साहब जब जाएंगे तो ऐसे समय में जाएंगे जब पूरे देश में लॉकडाउन होगा, पूरी दुनिया में लॉकडाउन होगा और कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। हम आपको 2017 की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब विनोद खन्ना के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ऋषि कपूर पहुंचे थे। ऋषि कपूर ने तब कहा था कि एक अभिनेता किस लिए काम करता है, क्या उसे अंतिम विदाई और सम्मान भी नहीं दिया जा सकता। ये 2017 की तस्वीर है। अपने दोस्त विनोद खन्ना को अंतिम विदाई देने के लिए ऋषि कपूर तब पहुंचे थे। लेकिन ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऋषि कपूर के इतने सारे दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वो आज लॉकडाउन की वजह से उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने ऋषि कपूर को अपनी अंतिम यात्रा के दौरान अकेला ही छोड़ दिया। विनोद खन्ना के लिए उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने 4 दशकों तक फिल्मों में काम किया, 40 साल तक फिल्मों में काम किया, 150 से ज्यादा फिल्में की, उसे अंतिम विदाई देने के लिए भी लोग नहीं पहुंचते, तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी। यह अजीब संयोग है कि 3 वर्ष पहले विनोद खन्ना का निधन भी अप्रैल के महीने में ही और गुरुवार के दिन ही हुआ था। ऋषि कपूर का निधन भी अप्रैल के महीने में और गुरुवार के दिन ही हुआ है। विनोद खन्ना और ऋषि कपूर दोनों को ही कैंसर था और दोनों की ही मौत मुंबई के एक ही अस्पताल में हुई। दोनों की मौत जिस उम्र में हुई उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है। विनोद खन्ना का निधन 70 वर्ष की उम्र में हुआ तो ऋषि कपूर 3 साल पहले चले गए 67 वर्ष की उम्र में। विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी अमर अकबर एंथनी के नाम से जानी जाती है। इसमें अमर यानी विनोद खन्ना, अकबर यानी ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कोरोना काल की त्रासदी है कि जिस व्यक्ति के करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए फैंस तो क्या, उसके करीबी परिवार वाले भी नहीं पहुंच पाए। आज ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में उनकी बेटी रिद्धिमा चाहकर भी शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो दिल्ली में थी और लॉकडाउन के बीच दिल्ली से मुंबई जाना बहुत मुश्किल था। ऋषि कपूर को अंतिम विदाई देने के लिए सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाए। इसी तरह कल इरफान खान के अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 12 लोग मौजूद थे। खुद इरफान खान अपनी मां के अंतिम संस्कार में 5 दिन पहले शामिल नहीं हो सके थे, जिनका निधन इरफान के निधन से 4 दिन पहले हुआ था। यह भी इत्तेफाक है कि ऋषि कपूर भी अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। अक्टूबर 2018 में उनकी मां की मृत्यु हुई थी, तब वो न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहे थे और तब वो आ नहीं पाते थे। ये जीवन के अलग अलग किस्से हैं, ये जीवन की डायरीज हैं। आपने ऋषि कपूर का वो वीडियो देखा है जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड पर अपने एक प्रशंसक से गाना सुन रहे थे। यही ऋषि कपूर की जिंदा दिली थी और इसी से जुड़ी एक और कहानी हम आपको आज बताना चाहते हैं। ये कहानी देश के पूर्व वित्त मंत्री और स्वर्गीय अरुण जेटली से जुड़ी है। ऋषि कपूर और अरुण जेटली दोनों ही कैंसर से पीड़ित थे और पिछले साल ऋषि कपूर न्यूयॉर्क के जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे वहीं पर अरुण जेटली का भी इलाज चल रहा था। आज अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली ने एक ट्वीट किया है। ये बताया है कि न्यूयॉर्क में इलाज के दौरान अरुण जेटली को ऋषि कपूर खूब हंसाते थे। अरुण जेटली का पिछले वर्ष अगस्त में निधन हो गया था और आज ऋषि कपूर भी दुनिया से चले गए और दोनों को ही कैंसर था। ऋषि कपूर का परिवार करीब 100 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इनमें कभी कोई राजनीति में नहीं आया, इनमें से कोई भी। ऋषि कपूर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो बोलने से कभी हिचकिचाते नहीं थे। जो मन में था वो बोल देते थे, जबकि हमारे जो बाकी कलाकार हैं वो ऐसा नहीं करते। वो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं और यही ऋषि कपूर की सबसे खास बात थी कि वो बेबाक थे। उन्हें किसी का डर नहीं था, उन्हें राजनीति से कोई लगाव नहीं था, ना ही किसी पद की लालसा थी। उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए थी, उन्हें सरकारी बंगला नहीं चाहिए था। वो सिर्फ अपने मन की बात करते थे। कई बार जब देश में असहनशीलता की बात हुई, अवार्ड वापसी गैंग सामने आया, तो ऋषि कपूर ने इसका जबरदस्त विरोध किया। यानी अगर आप हमारी भाषा में कहें तो वो सच्चे राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे।
वो सीधी बात करते थे और सच्चे मायने में देशभक्त थे। 2019 में जब ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी की टीम चुनाव जीतकर दूसरी इनिंग्स की शुरुआत कर रही थी, तब न्यूयॉर्क से ऋषि कपूर ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम से अनुरोध किया था कि वो अगले 5 साल मुफ्त शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं और पेंशन जैसे मुद्दों पर काम करें। और ऋषि कपूर ने यह भी कहा था कि यह काम कठिन तो है, लेकिन अभी से शुरुआत करेंगे तो एक दिन जरूर हम इसे पूरा कर पाएंगे। ऋषि कपूर देश के मुद्दों पर हमेशा अपनी राय रखते थे, देशभक्ति में किए गए फैसलों को पूरा समर्थन किया करते थे। हम आपको 1 महीने पहले का एक और वीडियो दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था तो ऋषि कपूर ने इसका भरपूर समर्थन किया था। जनता कर्फ्यू के दिन कोरोना फाइटर्स के लिए ऋषि कपूर पूरे जोश के साथ अपनी बालकनी में आए थे और थाली बजा रहे थे। ये 22 मार्च 2020 की तस्वीरें हैं जिसमें ऋषि कपूर और उनकी पत्नी मुंबई में अपने घर की बालकनी में आपको दिख रहे हैं। देश के आम लोगों की तरह ऋषि कपूर भी कोरोना के संकट से मिलकर लड़ने का अपना संकल्प दिखा रहे थे। लेकिन किसे पता था कि 1 महीने पहले इतने स्वस्थ दिख रहे ऋषि कपूर अचानक से चले जाएंगे। जब मेडिकल और पुलिस की टीमों पर हमले और पथराव की खबरें आ रही थीं इस दौरान, तब भी ऋषि कपूर बहुत चिंतित थे और ट्विटर पर ऋषि कपूर का आखिरी ट्वीट इसी मुद्दे पर था। उनका आखिरी ट्वीट 2 अप्रैल को उन्होंने किया था और लोगों से अपील की थी कि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर पथराव और हिंसा न करें, क्योंकि आपको बचाने के लिए ये लोग अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने लिखा था, हमें इस कोरोना युद्ध को एक साथ जीतना होगा। और मेरे ख्याल से यही आप सब के लिए उनका आखिरी संदेश है। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा था, उसने अपने अंतिम वक्त में भी देश के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब कोरोना से युद्ध में भारत को जीत मिलेगी, उससे पहले ही जीवन के युद्ध में ऋषि कपूर हार गए। यानी जब भारत जीतेगा कोरोना युद्ध से, इस युद्ध में जब आप सब जीतेंगे, तो उस जीत को देखने के लिए ऋषि कपूर यहां नहीं होंगे। ऋषि कपूर के जीवन से और क्या सीख सकते हैं आप, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। ऋषि कपूर के जीवन से आप सीख सकते हैं कि आपको सच से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और जो बात आपके दिल में है वही आपके जुबान पर होनी चाहिए। वो किसी मुद्दे पर खुलकर बोलने से हिचकते नहीं थे और इतने सकारात्मक भी थे कि 2018 में कैंसर का पता चलने के बाद भी और इलाज के दौरान भी उन्होंने कभी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि वो जीवन की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो खुद भी हंसते थे, दूसरों को भी हंसाते थे। उनकी पॉजिटिविटी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऋषि कपूर की दूसरी खास बात थी, वो जीवन की सच्चाई को समझने वाले लोगों में थे। वो अपनी शर्तों पर जीवन जीते थे। जब उन्हें पता चला कि एक्टर के तौर पर उनका जमाना अब निकल गया, तो उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से फिल्मों से दूरी बना ली। आजकल तो आपने देखा होगा, लोग अपनी कुर्सी से चिपक कर रहते हैं, रिटायर होने के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से फिल्मों को अलविदा कह दिया था। वो दूसरे कलाकारों की तरह डिप्रेशन या नकारात्मकता से घिरे नहीं, लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने खुद को बदल लिया और अपनी दूसरी पारी में एक स्टार से एक एक्टर बनने का सफर शुरू किया और अभी भी उनका यह सफर चल रहा था। तीसरी खास बात यह है कि वो रिश्तों में बड़े ईमानदार थे। वो सीधी और साफ बात करते थे, गलतियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते थे। शादी के बाद उनकी पत्नी नीतू सिंह ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था, जबकि वो उस वक्त की टॉप हीरोइंस में से एक थी। ऋषि कपूर ने तब यह माना था कि वो पुरुषवादी सोच से ग्रसित हैं, जिस सोच से वो बहुत वर्षों के बाद आजादी पा सके। ऋषि ये बात खुले तौर पर कहते भी थे कि सख्त पिता होने की वजह से उनके बेटे रणबीर कपूर के साथ उनके रिश्ते दोस्त जैसे कभी नहीं रहे। और वो कहते थे, मैं दोस्त नहीं हूं, मैं बाप हूं। ऋषि कपूर के व्यक्तित्व की एक और खास बात यह कि वो बिल्कुल मौलिक थे। वो कभी किसी की नकल नहीं करते थे। ना तो उन्होंने अपने पिता राज कपूर की शैली को हावी होने दिया अपने ऊपर, और ना ही अपने दौर के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन को उन्होंने कभी कॉपी करने की कोशिश की। वो अमिताभ बच्चन नहीं थे और ना ही वो अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे। वो ऋषि कपूर थे और ऋषि कपूर की तरह ही रहना चाहते थे। अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक किस्सा ऋषि कपूर ने एक बार शेयर किया था, जब उन्हें बॉबी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उसी साल अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर भी आई थी। ऋषि कपूर के मुताबिक अमिताभ बच्चन बेस्ट एक्टर के अवार्ड की आस लगाए बैठे थे। उन्हें यकीन था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें ही मिलेगा, लेकिन यह अवार्ड उन्हें मिला नहीं, क्योंकि ऋषि कपूर ने वो अवार्ड 30,000 रुपए में खरीद लिया था। अब आप सोचिए, कौन ऐसा स्टार होगा जो ये बता भी देगा कि उसने ये अवार्ड खरीदा है, लेकिन ऋषि कपूर ऐसे ही थे।
ऋषि कपूर ने सबसे ऊपर देश प्रेम को रखा। वो हमेशा देश के हित की बात करते थे और इसके लिए सिस्टम को बदलना भी चाहते थे। इसका जिक्र उन्होंने मुझे दिए इंटरव्यू में भी किया। ऋषि कपूर ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया, उन्हें एक मजबूत प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लीडर माना। ऋषि कपूर को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर फिल्म स्टार्स अपनी राजनीतिक पसंद को जाहिर नहीं होने देते, लेकिन ऋषि कपूर ऐसे नहीं थे। अपनी पसंद नापसंद को जाहिर करने में कभी पीछे नहीं हटे और न ही उन्हें कभी भारत माता की जय कहने में कोई शर्म आई।